हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 BT 202 कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। इस मैथमेटिक्स 2 को हम लोग बड़े प्यार से M2 भी बोलते हैं और सभी को पता है कि भाई M2 का पेपर कैसे आता है। तो आज का जो वीडियो है ये पूरा मैथमेटिक्स 2 पर बेस्ड होगा और आज का जो वीडियो होगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से मैथमेटिक्स 2 का पेपर निकालने के लिए कैसी रणनीति बनाए, हर यूनिट को किस तरह से पढ़ें कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस पेपर में ला सकें। तो आज के वीडियो में हम पूरी बातें करेंगे, पूरी रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरीके से इस पेपर को अच्छे से अच्छा करके आए। हमारे पास टोटल जो समय है 3 आवर्स का है और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 18 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं आपको एग्जाम में। 18 × 10 = 180, डिवाइड बाई 60 = 3 आवर्स। तो सीधा सीधा मतलब है कि भाई 18 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को कवर करना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट 1 पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 मार्क्स आपको ये देगी। तो आप कोशिश करेंगे कि भाई हमें अच्छे से ज्यादा मार्क्स निकालने के लिए हम कैसी कैसी यूनिट को किस तरह से हम पढ़ें ताकि हम मार्क्स को ज्यादा ज्यादा निकाल सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट 1 की। यूनिट 1 में हमारे पास ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं रहेगा। उसका रीजन ये है कि हमारे पास कुछ चीजें 12th की भी पढ़ी हैं। जैसे यूनिट 1 में सबसे पहले स्टार्ट होगा वेरिएबल सेपरेशन। 12th में पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस है, लीनियर है। होमोजेनियस अपने सिलेबस से हट चुका है। आप ध्यान देना, सिलेबस में होमोजेनियस कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन हम होमोजेनियस का यूज कहीं कहीं हम लोग करते हैं तो क्योंकि 12th की चीज हमें पता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सॉरी, लीनियर, होमोजीनियस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना 12th के लेवल से। फिर हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/1 dx plus py is equal to q, then integrating factor is equal to e to power of I, integrating factor of pdx। तो ये आपने करा होगा। देन सॉल्यूशन विल बी y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये सब सारी चीजें आपकी करी हुई हैं। तो एक एक करके सारी चीजें पे आप फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट है इसमें जो आपको करना होगा वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो अपना जो फोकस होगा वो एग्जैक्ट पे और लीनियर पे होगा ज्यादा। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। कोई जरूरत दिक्कत नहीं आएगी। dy/dx प्लस पी वाई में देख लेना, आई एफ निकाल लेना, y इंटू आई एफ करके सॉल्यूशन निकाल देना, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 12th का पढ़ा है। अब एग्जैक्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एग्जैक्ट की क्वेश्चनों को आपको इजीली थोड़ा सा जहां जहां गलत हो सकता है वो कैसे होंगे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैंने आपके पास जो वैल्यू है जो दे रखी होगी, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो वहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी कि कैसे हम इसको करें। जैसे मान लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये। देन कंडीशन आपको चेक कर लेना पहले एग्जैक्ट में। दिस इज द एग्जैक्ट। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये दिस इज इक्वल टू दोनों बराबर हैं, देन सॉल्यूशन विल बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट। देन आपको यहाँ ध्यान रखना, एन में एम में वाई एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और एन में ओनली टेकिंग जो प्योर वाई वाले टर्म्स हैं वो लेने एंड कांस्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाले कि जो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब ये दोनों नॉट इक्वल टू होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए अपने पास टोटल 4 मेथड है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जो आपके हैं एग्जैक्ट बनाते हैं। एक तो आई एफ, आपके सबके याद करो कि भाई जिसके एक्सेप्ट नहीं होगा हम इसमें एक आई एफ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला जो मेथड है आई एफ निकालने का, 1/mx प्लस एन वाई। जब होमोजेनियस इक्वेशन होगी जब आपको 1/mx प्लस एन वाई लग जाएगा।
एक दूसरा आई एफ है 1/mx-y, तो y इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू, इस टाइप से इक्वेशन होगी। तो 1/mx-ny। एक 1/n करके डेल एम अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये टोटल चार हैं, इनको चारों को देखना है। तो सबसे वाला बड़ा फोकस होगा आपका कि इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से आप करके जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं हायर ऑर्डर की तरफ। तो सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी एफ पी आई। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि सी एफ पी आई से बेस्ड आपको तीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। एक तो सिंपल सी एफ पी आई, फिर होमोजीनियस आपके पास, और नेक्स्ट है आपका साइमल्टेनियस। तो तीन क्वेश्चन इससे कवर होंगे। तो होमोजीनियस और साइमल्टेनियस के लिए आपके लिए कंपलसरी कि आपको ये सी एफ पी आई तो पढ़ना पड़ेगा। तो सी एफ पी आई पहले, सबसे पहले आप सी एफ रूट निकालना। सी एफ की रूट निकालने से जो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसकी रूट निकालना। अगर उसके रूट्स देख लेना कि डिफरेंट है कि रिपीटेड है कि इमेजनरी है ना, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके हिसाब से इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। तो ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी फॉर्मूले को ध्यान से रखना है सी एफ पी आई के। इसके पैरेलल में आपके पास पीआई है, क्योंकि सीएफ के आपके 3 मार्क्स हैं और पीआई के आपके 4 मार्क्स हैं। टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें सीएफ के अलग मार्क्स होते हैं, पीआई के अलग। अगर आपका सीएफ ठीक है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और सी पीआई ठीक है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, दोनों को ऐड हो जाएंगे तो 7 नंबर हो जाता है। तो इनके सबके सीएफ और पीआई, पीआई में आपके पास ई की पावर ऑफ एक्स वाला केस है, सीधा डी इजिकल टू ए रख दो। साइन 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 एक्स वाला क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, कुछ करना ही नहीं है ना। एक्स की पावर एम में बाइनोमियल बना लेना। ई की पावर ऑफ ए एक्स इंटू वी वाले में वी इज द एनी फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपको डी की जगह डी प्लस ए रख देना है, और फिर जो भी फंक्शन हो वो सॉल्व कर। एक्स इंटू वी में आपको याद ही है, सीधा सीधा फॉर्मूला एक्स इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ डी माइनस एफ डैश डी अपॉन फंक्शन ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। तो ये 5 केस हैं पीआई के, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये पूरी पीडीएफ ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, मैंने बात की थी होमोजीनियस में, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर होमोजीनियस कैसे पहचानोगे, जब एक्स स्क्वायर इंटू, मतलब डी टू के साथ आपके साथ मल्टीप्लाई भी होगा एक्स स्क्वायर, या एक्स होगा, जैसे यहाँ देखो फोर्थ का फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टाइप से क्वेश्चनों में सीधा सीधा एक्स इक्वल टू ई की पावर ऑफ जेड ले लेना, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स लेना। अब जो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को आप कन्वर्ट कर देना, डी डी इंटू डी डी डैश से रिप्लेस कर देना। डी डैश इसलिए बोल रहा हूँ कि डी डैश की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू डी वाई डी अपॉन डी एक्स को हम डी डैश लिखेंगे, ध्यान रखना डी डैश की वैल्यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड होगा। तो ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं सीएफपीआई में। और लास्ट में ध्यान रखना गलती कहाँ होगी, लास्ट में जेड की वैल्यू लॉग एक्स रखना मत भूलना, तो यहाँ होमोजेनियस में गलती होती है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है, इनको आराम से आप कर लो। साइमल्टेनियस की बात करते हैं। साइमल्टेनियस में देखो दोनों को कोई एक एलिमिनेट कर लेना, एक्स एलिमिनेट करना हो तो एक्स कर लेना, और वाई एलिमिनेट करना तो वाई। कोई एक एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू को आपको दूसरे में इक्वेशन में पुट करनी है, उस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमें दूसरी वैल्यू निकालने में आसानी हो। कॉम्प्लिकेट वाले में नहीं रखेंगे, या फर्स्ट या सेकंड में कोई भी जो जो सबसे इजी हो। तो ऐसे करके ये साइमल्टेनियस आपको कवर हो जाता है। तो फर्स्ट यूनिट आपको पूरे पूरे आपको 28 मार्क्स की आएगी, तो आप इसको अच्छी तरह से करके जाएं, सीएपीआई अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीएपीआई से मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 14 मार्क्स का तो है। कभी कभी इसको वो लोग सीधा सीधा 28 का भी देते हैं, जनरली पिछले साल की अगर बात करें तो 14 का आया था। सबसे पहले हम चेक करना सीखें कि भाई कि जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये पूरे जो इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। वो अपना कौन सा था, कांस्टेंट कोफिशिएंट था, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर चेक कर लेना कि 1 - p + q भाई, याद दो, जो अपने पास फॉर्मूला क्या है, 1 + p + q = 0।
देन y इज इक्वल टू e की पावर ऑफ x इज ए पार्ट ऑफ CF. 1 माइनस पी प्लस प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन ये y इज इक्वल टू e की पावर ऑफ माइनस ऑफ x इज ए पार्ट ऑफ CF. p प्लस क्यू x इज इक्वल टू 0, तो देन y इज इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF. ये आपको पार्ट ऑफ CF ना याद रखने होंगे, है ना. तो ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी. तो नेक्स्ट है, आप जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले x को डिवाइड मानना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना डी टू वाई ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर. यहाँ से पी क्यू आर कंपेयर कर लेना, तो बस चेक कर लेना, आसानी से मालूम पड़ जाएगा. तो ये सारे क्वेश्चन अपने पास चार मेथड हैं सॉल्व करने के लिए. पहला, वन सी एफ इज नोन, वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन, या नहीं दिया तो आप खुद ही आप चेक कर सकते हो. तो ये चारों पांचों क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर लेना, इनके सॉल्यूशन आपके पास है ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. तो उसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके एक नया कन्वर्ट करते हैं, वो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह कन्वर्ट होकर नया वेरिएबल आ जाएगा. तो ये आप सारी चीजें कर लेना अच्छी तरह. चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है क्यू निकालते हैं अपन, तो ये सारी चीजें ना एक एक करके करनी है आपको. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मैं जो लॉन्ग वाला वो वाला मत करना. डी अपॉन डी एक्स वाला ए की वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग, माइनस वी इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, वो वाला मेथड करना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. तो इन चार मेथड में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट मेथड है, और उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है. तो इनको तो आप बिल्कुल रट के चले जाओ, हाँ नहीं है अच्छी तरह से, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं यहाँ पर, टेन टू एक्स वाला, सेक एक्स वाला, तो बिल्कुल अच्छी तरह दो चार बार कर लेना, आता ही है ज्यादातर, है ना. नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीरीज की. सीरीज में दो टाइप की सीरीज है, एक फ्रोबिनियस है, एक ऑर्डिनरी है, पावर जैसे बोलते हैं. ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है कि जैसे वन प्लस एक्स, ये जो है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो समझ जाना कि ऑर्डिनरी है ये वाला. ये यहाँ पर ये वाला जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है ना, अगर इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है. अब मैं फ्रोबिनियस की बात करूं, तो फ्रोबिनियस में जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह का कोफिशिएंट में अगर एक्स 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाता है. तो जिसका डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 0 हो जाए वो होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और जिसका ना हो वो होगा ऑर्डिनरी पॉइंट. तो दोनों सीरीज को, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है. वाई ऑर्डिनरी का y इज इक्वल टू समेशन ऑफ जो फॉर्मूला है आपका, वो आप सीधा पुट कर देना, ए के एक्स की पावर ऑफ के वाला, है ना. इसमें m प्लस के हो जाता है, बस जनरली थोड़ा सा डिफरेंस है आपको. तो ये चीज आप करके जाना. इसके अच्छा, इसका जो रेगुलर का ऑर्डिनरी पॉइंट है उसमें ये लीजेंडर आता है, ध्यान रखना. लीजेंडर ऑर्डिनरी में आता है, और बेसल्स जो आता है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में आता है. तो दोनों की सीरीज को बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाना है, और उसके बेस पे ये आपके पास क्वेश्चंस हैं. प्रूफ दैट है. लीजेंडर पॉलिनोमियल को थोड़ा सा देख लेना, लीजेंडर पॉलिनोमियल थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके पास. अब हम चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड पर. थर्ड में आधा काम तो सी ए पे है, जिसका मजबूत होगा ना वो ऐसे हो जाएगा सीधा सीधा, इजी काम, दिक्कत नहीं आने वाली. अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, तो पहले मैं आपको फॉर्मुलेशन बताने हैं. हमारे जो पिछले वीडियो है ना, टोटल टोटल हमारे 14 लेक्चर पड़े हैं पार्शियल के, वो आप देख लेना उन पे, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं कहीं. तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो एलिमिनेशन करना है आपको, तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो उसमें ए और बी है, आर्बिट्री कांस्टेंट है. तो फॉर्मुलेशन हमेशा दो मेथड का हमने बताया है, एक एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन, ये तो दोनों को ही पढ़ लेना, ठीक. अब आते हैं हम ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बाय लैग्रांजेस मेथड. तो ये एक चीज याद रखना कि भाई देखो, अगर पीपी प्लस क्यूपी इज इक्वल टू आर है, तो समझ जाओ कि भाई ये लीनियर है. पीपी प्लस, देखो सब में कैपिटल पी की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर जेड है, क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर जेड है, और कैपिटल आर की वैल्यू वाई स्क्वायर एक्स है. तो पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, देन वी यूज लैग्रांजेस मेथड. आपकी प्रॉब्लम ऐसी खत्म हो गई कि भाई पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर है तो लैग्रांज लगाना है, काम खत्म. अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ये नॉन लीनियर कहलाएगा, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 2 3 4. स्टैंडर्ड 1 2 3 4 भी अगर आपके फेल हो रहे हैं तो भाई बस चार पीट है, चार पीट मेथड लगा दो. और चार पीट के भाई क्वेश्चन ना हमेशा नाम से आते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात है. सबसे अच्छी बात यही है कि भाई नाम से आता है बिल्कुल भाई. सॉल्व बाई चार पीट मेथड, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सॉल्व लिखा रहेगा जनरली. फिर भी आपकी इच्छा हो रही कि भाई आपको चार पीट से करना है तो कर दो,
आंसर आ जाएगा, है ना। ये देखो सॉल्व बाई 4 फीट, ये तो 5 क्वेश्चन है, 5 में से एक आएगा। 200% है, बता दिया मैंने तुमको। कर लो अच्छी तरह से, आएगा, है ना। तो 4 फीट मेथड में 4 फीट का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड के बाद आपका एक्स वाई पी क्यू डी पी अपॉन समथिंग डी क्यू अपॉन, चारों पांचों याद रखने हैं आपको, तो यहाँ गलती नहीं होगी। अब आते हैं, जैसे मैंने बताया सीएपीआई अच्छी तरह होना चाहिए। ये टोटल मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं सीएपीआई के, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनके जो सीएफ है वो भी आप आराम से देख सकते हो। तो ये आपको, ये तो फिक्स है, जो 5वां क्वेश्चन दिया है मैंने ये, इसमें से एक क्वेश्चन तो 200% है, आएगा ही आएगा। कर लो, अच्छी तरह से कर लो। ये लास्ट के दोनों तो बिल्कुल करके चले जाना, वाई कॉस एक्स और वाई माइनस वन इंटू ई की पावर ऑफ एक्स वाला, 200% आएगा। इनमें से एक आते ही हर साल ज्यादातर, अगर नहीं आते हैं तो ऊपर से आ जाएंगे। लेकिन आप करके जाओ, ये टोटल 12 क्वेश्चन अच्छी तरह से मिलने वाले हैं। तो इस यूनिट से आपको लैग्रांजेस वाला मेथड अच्छी तरह से करके जाना है, और ये सीपीआई वाले, बिल्कुल। तो ये अपनी तैयारी कर लो, अपने पास टाइम है अभी। नेक्स्ट है यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स। बहुत लोग घबरा जाते हैं, नाम ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, अच्छी यूनिट है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेना। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू जीरो। ऐसे ही वी के लिए जेड इजिकल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ जेड इजिकल टू यू प्लस, क्या होता है, जेड इजिकल फंक्शन ऑफ जेड इजिकल टू यू प्लस आई बी। यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यू और वी हैं, वो एनालिटिक जब ही होंगे जब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सी आर इक्वेशन याद कर लेना, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये सारे सी आर इक्वेशन की कंडीशन याद रख के जाओ, क्योंकि हार्मोनिक वो होगा जब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये चीज दी रहेगी। जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया कि भाई गिवन फंक्शन इज ए हार्मोनिक फंक्शन, इसमें आई है ही नहीं तो ये यू मानेंगे, और वी उसको मानते हैं जिसमें आई होता है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन फॉर ई की पावर ऑफ इज इमेजिनरी पार्ट, विच इज इमेजिनरी पार्ट। तो आपको ये बताना होगा कि भाई ये अगर आई है तो इसका एनालिटिक फंक्शन क्या होगा। तो ऐसे करके थोड़े से आपको करने होंगे। मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया अभी, कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, तो उनकी पोलर फॉर्म लिख लेना, है ना। डेरिवेटिव तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें आपके सिलेबस लिखा है विदाउट प्रूफ, है ना। तो ये एनालिटिक, एनालिटिक अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। एनालिटिक के साथ हार्मोनिक पढ़ना है। हार्मोनिक पढ़ने से पहले आपको सीआर इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट। तो यू दिया हुआ है आपके पास, आपको वी निकालना है, तो वहां पर भी एग्जैक्ट यूज होती है। तो मैंने अपने सॉल्यूशन जो दिए हैं उनको अच्छी तरह से आप पढ़ें। क्वेश्चन में ये बार बार बोल रहा हूँ, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें इमेजिनरी पार्ट दिए होते हैं, कुछ में रियल निकालना हो, तो ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपस में ऊपर नीचे होते हैं, तो उनको जरूर कर लें। तो ये टोटल ना, क्वेश्चन नंबर 4 से ये जो दिख रहे हैं आपको 10 तक, ये तो इसमें से एक ना एक आता है भाई, है ना, याद कर लो। हार्मोनिक प्रूफ करा, तो यू दिया है तो यू के लिए प्रूफ कर दो। एक और इम्पोर्टेंट बात, कि हमें एनालिटिक फंक्शन पूछता है इन टर्म्स ऑफ जेड, तो मिलनी थॉमसन पढ़ लो। मिलनी थॉमसन में 4 मेथड है। पहला है यू इज गिवन, देन एफ जेड कैसे निकालते हैं, वी इज गिवन तो देन एफ जेड कैसे निकालते हैं, यू प्लस वी इज गिवन देन एफ जेड, यू माइनस वी इज गिवन देन एफ जेड कैसे निकालते हैं। ये चारों मेथड पढ़ लो। एक ना एक एनालिटिक फंक्शन वो पूछ लेता है। यू माइनस बी का, जैसे हमने ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, एक यू माइनस बी का, ये 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, मिलनी थॉमसन मेथड से होगा। मिलनी थॉमसन मेथड का यूज आप करके देख लो, तो आ जाएगा आपका आंसर। यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल में सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई जो सर अपना वो है सी, जो कर्व है उसके अंदर होना चाहिए। जैसे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 है, तो 3 रेडियस है, तो जेड इज इक्वल टू -1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर। पोल कैसे निकालते हैं, जो डिनोमीटर है उसको इक्वल टू 0 करके पोल निकाला जाता है। तो z+1 की पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू -1 -1 -1 4 टाइम। तो -1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 4। तो जेड इक्वल टू -1, रेडियस 3 है, तो 3 के भीतर रहेगा -1, तो इनसाइड होगा।
ऐसे जो इनसाइड होंगे उन्हीं का आप ना कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर बाहर चला गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसको। बाहर वाले पॉइंट को, जैसे यहाँ 30 नंबर है, मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है बाहर वाला, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जेड इज इक्वल टू -1 और z-4 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 1, 4 इज द पोल, बट z इज इक्वल टू 1 पोल इनसाइड इन द सर्किल बिकॉज रेडियस इज द 2, तो 4 तो जेड इक्वल टू 1 इनसाइड इन द सर्कल बिकॉज रेडियस इज 2, बट जेड इक्वल टू 4 आउट ऑफ द सर्कल बिकॉज रेडियस इज द 2, पर रेडियस 2 है और पोल 4 है, तो जो 4 जाएगा वो 2 से आगे जाएगा, तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल जाएंगे उसको ऊपर लेके जाना है। तो आपके पास यहाँ पर e की पावर ऑफ जेड अपॉन z-4 ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो z-1 बचेगा क्योंकि वो इनसाइड है, उस पर आप कॉस इंटीग्रल लगा दीजिए 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए, मतलब पोल एफ ऑफ 1। समझ लो, अच्छी तरह बताया ये चीज, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ कि कॉची इंटीग्रल सिर्फ उन्हीं पर यूज होगा जो इनसाइड इन द सर्कल होंगे। तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर मतलब फंक्शन में e की पावर ऑफ जेड अपॉन z-4 बनेगा एफ ऑफ जेड, और नीचे बनेगा ओनली z-1। तो ये क्वेश्चन तुम्हें तो करने हैं आपको खुद ही, है ना। तो ये जैसे ये सब इनसाइड इन द पोल है, थर्ड है, फोर्थ हो गया, ये सारी चीजें आप कर लोगे। तो ये भी फिफ्थ बाई जेड इक्वल टू 1, 2 इनसाइड द सर्कल बिकॉज रेडियस इज द 3, फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन। अब जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर द पोल, बट जेड इज इक्वल टू 2 इज द आउटसाइड बिकॉज रेडियस इज द 3/2 मतलब 1.5 है। तो जेड इज इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा, आउटसाइड, तो इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 4-3z अपॉन z-2। कहने का मतलब साफ है कि जो भी पोल ऊपर होंगे, मतलब सॉरी आउटसाइड होंगे, उनको फंक्शन में लेके जाना है ऊपर। ठीक है, कर लोगे। चलो ठीक है, अब आ जाओ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल भाई देखो इजी है, जिसने लाइन इंटीग्रल आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर भी ये 0 से 2 + i मतलब पॉइंट दिया हुआ है, एक आपके पास एक लाइन दी रहेगी, तो जेड जेड बार क्या होता है, x-i y का होल स्क्वायर, डी जेड क्या होगा, dx + i dy। ये सारी वैल्यू पुट करके अलोंग टू रियल एक्सिस, इजी है, मतलब कर लोगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं डिटरमाइन द पोल, ऑर्डर ऑफ पोल एंड रेजिड्यू। तो रेजिड्यू का तो फॉर्मूला देखो, पोल तो आप निकाल लोगे, जैसे पहले क्वेश्चन का z-1 का होल स्क्वायर इंटू z+2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1 1 एंड z इक्वल टू -2। z इक्वल टू 1 is the pole of order 2 and z इक्वल टू -2 is the pole of order 1। जो एक बार आएगा तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 बोलना है, और एक से ज्यादा बार आएगा तो पोल ऑफ ऑर्डर, जितनी बार रिपीट होगा वो नाम लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि रेजिड्यू, रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला आपके पास दिया गया है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इजिकल टू ए इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू ए z-a इंटू एफ ऑफ जेड। तो ये आराम से फॉर्मूला निकालें, जितने भी पोल्स होंगे उन सब के फॉर्मूले आपको उनके रेजिड्यू निकालने होंगे। रेजिड्यू के 3 टाइप के रेजिड्यू हैं, फर्स्ट इज द सिंपल पोल के लिए, दूसरा है रिपीटेड पोल के लिए मतलब पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए, एक z इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए भी रेजिड्यू निकाला जाता है। तीनों को आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपको सबको आपको रिवाइज करना है, रिविजन करना है, टाइम है आपके पास। तो जिसको रेजिड्यू पता होगा वो ये आसानी से निकाल लेगा। ठीक है, तो यूज कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू ऑफ टू सो दैट, ये तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहुत एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू का है। तो रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि 2 पाई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, तो जो सर्कल के भीतर होंगे, सी के भीतर होंगे। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज है, जो आउटसाइड होंगे ना, उनको छोड़ देते हैं, उन पर रेजिड्यू नहीं निकालते। कॉची इंटीग्रल में ऊपर ले जाते थे, लेकिन रेजिड्यू में ऐसा नहीं है। जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होंगे उनको हम उस पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे, बोल देंगे दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये पूरे पूरे ना रेडियस 1 के लिए है, यूनिट सर्कल के लिए है क्वेश्चन, तो इसमें 1 से अलावा कोई और रेडियस आएगी ही नहीं। इसका नाम ही है चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू थ्योरम इन यूनिट सर्कल, फॉर यूनिट सर्कल। तो जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जो देख रहे हैं वो फर्स्ट है ना। और इधर फिफ्थ वाला भी तो आप चेक कर सकते हो, ये आ चुका है पिछले साल। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है आपको। और सबसे लास्ट में आते हैं भाई फिफ्थ यूनिट। ये फिफ्थ यूनिट आपकी ना रामबाण है, मतलब रामबाण का मतलब है कि ये पास कराएगी,
बहुत अच्छी तरह से करके जाना है इसको भाई। सब लोग ध्यान सुन लो। ये यूनिट आपने कर ली तो ये मान लो आपने M2 निकाल लिया, क्योंकि फर्स्ट यूनिट 28 नंबर की, ये भी 28 नंबर की। अब मैनिपुलेशन कहाँ होता है, सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, क्योंकि थर्ड तो 14 की ही आएगी, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो तो थर्ड 14 की ही रहेगी। तो सेकंड और फोर्थ में आपस में चलता ही कि कोई कॉम्प्लेक्स कभी उन्होंने 14 की दे दी, कभी सेकंड यूनिट 14 की दे दी, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यूनिट फिक्स है कि भाई ये 28 की आएगी। तो सबसे पहले इसमें आप क्या कर पढ़ोगे, सिंपल सिंपल जो चीजें हैं, डाइवर्जेंस है, कर्ल है ना, डेरिवेटिव निकालना आता हो आपको, है ना, तो ये सारी चीजें। तो पहली चीज ध्यान नोट कर लो, ग्रेडियंट आना चाहिए आप, डाइवर्जेंस आपके पास निकालना आना चाहिए आपको ना, ये कर्ल निकालना, ये तीनों चीज तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो सभी क्वेश्चनों में किसी में हमने डाइवर्जेंस पूछा है, किसी में कर्ल पूछा है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन एक जरूर आता है। यूनिट वेक्टर तो आप निकाल लोगे, एन कैप ग्रेड फाइव अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाइव एट द पॉइंट पर, तो ये भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जितनी जिसको भी डाइवर्जेंस आता है तो याद रखो, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो देन इज द सोलिनोइडल। कर्ल एफ, यहाँ कर्ल एफ इज इक्वल टू जीरो देन इट इज एफ इज ए इरोटेशनल। लोग कंफ्यूज होते हैं, सोलिनोइडल का मतलब होता है कि डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो, इरोटेशनल का मतलब होता है कर्ल एफ की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं घर पर, तो ये सब प्रूफ डेट है, आप आराम से एक बार कर लो। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी हैं, आपसे बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने को बताई थी, स्केलर पोटेंशियल की, एफ इज इक्वल टू ग्रेड फाइव। तो आप कर लेना, उसमें ध्यान रखना जो एफ इंटीग्रल करके लेके आओगे उन तीनों में से जो कॉमन सब में हो, कम सब में होगा मतलब हो, कोई इसमें टर्म रिपीट ना हो। जैसे पहली लाइन लिख ली तो पहली लाइन का दूसरे में नहीं होना चाहिए, दूसरे का तीसरे में नहीं होना चाहिए, वो एक टर्म एक ही बार आए, इतना याद रखना, क्योंकि फाइव तो एक ही होगा ना, फाइव तीनों को मिला के तो बन नहीं सकता। तो स्केलर पोटेंशियल वाला पार्ट है एफ इजिकल टू ग्रेड फाइव, आप पढ़ के जाए, बहुत काम आने वाला है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली ग्रेड फाइव इंटू ए कैप डी डी, क्लियर, शॉर्टकट में डी बोलते हैं उसको। तो और एक लाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चन थोड़ा देख लेना इसमें, बाकी आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल वर्क डन, एफ इंटू डी आर, वो भी आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफ इंटू फॉर्मूले सबके रखे हैं, एक कागज में फॉर्मूला बना लो हर यूनिट वाइज, तभी आप कर पाओगे। सरफेस इंटीग्रल, एफ आपके पास दिया हुआ, एन कैप में आपको ध्यान रखना है कि भाई प्लेन कैसा है, प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो भाई एन जो वो डीएस होगा एक्स वाई प्लेन में, डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन के। ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, ये सारी चीजें ये एक साथ हमने ये दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो आपको पता है, एफ इंटू डी आर वाला फॉर्मूला, डेल एफ टू अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, है ना, वो डेल एफ टू अपॉन डेल, हाँ तो वो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, वो आप याद कर लोगे, मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत आनी नहीं है। अब आते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ये लोग, हम सब लोग ना, ये लोग भूलते हैं ये जो स्टेटमेंट है। तो इसके लिए देखो जरूरी है कि भाई सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तीनों को आपको पढ़ के जाना होगा, कि सरफेस, वॉल्यूम और लाइन इंटीग्रल, ये तीनों को निकाल, जो बंदा निकालना सीख जाएगा वो क्या कवर कर लेगा, आपके पास ग्रीन्स भी वो करेगा कवर, वो बंदा स्टॉक भी कवर कर लेगा, वो बंदा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कवर कर लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप आराम से उनको करिए, और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पेपर आपका बहुत इजी है। लेकिन एक चीज याद रखना, उनको रणनीति के हिसाब से सॉल्व करना, आराम से। फाइनल कंक्लूजन में ये कह रहा था कि आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आप हर यूनिट को अच्छी तरीके से देखना है, फोकस किस पे करना है, फर्स्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, इनको तो अच्छी तरह से एक साइड में रख दो कि ये मेरी हो गई पक्का। थर्ड यूनिट में से सीएपी आपका इजी वाला पार्ट है, इसको कर लो। फोर्थ में होमोजेनियस, हार्मोनिक, कॉन्जुगेट, मिलनी थॉमसन, इनसे कर लो।
तो ये आपको ना सपोर्ट देंगी, ताकि कुछ वहां से एक आध क्वेश्चन जो गलत हुए तो यहाँ से कवर कर लेंगे। यूनिट 2 में से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो 200% है, आता ही है हमेशा जनरली। नहीं आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीएफई नोन आ जाएगा, बहुत ही बुरा पेपर बना तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन ये सब आते हैं। तो ऐसे करके आप पूरी इक्वेशन को, पूरे मैथमेटिक्स 2 को पेपर को आपको आराम से करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बाहर कोई मिलने वाला नहीं है। तुम सोच रहे हो जो बाहर आएंगे सब मिलेंगे, नहीं। 3 घंटे बाद मिलेंगे ना, आराम से डिस्कशन करेंगे पेपर के लिए। और M2 निकालना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि M2 अगर गिरा तो आप अगले सेमेस्टर में आपके पास 5+1 तो देना ही पड़ेगा। सोचो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके अगर M2 नहीं निकला तो बेकार है ना। तो टारगेट लेके चलना है। ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है, अभी टाइम था आपके पास, 4 दिन का समय है। मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर मैं 1 दिन पहले डाला था, तो उसी वजह से आज मुझे ये मिला कि भैया चलो M2 वाले बच्चों को थोड़ा पहले डालो, ताकि उनके लिए तो बहुत अच्छा गया पेपर। तो मैं तुम लोगों को सबसे इसलिए पहले डाला कि मैं आप आराम से शुरू करो, हर यूनिट को पकड़ लो। यूनिट 1, यूनिट 5 और थर्ड में आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, तो CFA आपका पढ़ा होगा। तो फर्स्ट में भी CFPI है। अगर अगले साल M2 आपको नहीं देना है तो इस साल आपको 4 दिन आपके पास हैं, आप आराम से जी तोड़ मेहनत कर दो और ये सारी चीजें क्लियर करके आना। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ, है ना। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पेपर आपको अभी लिंक के थ्रू डाउनलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग वहां डाउनलोड कर देना, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है। सो ओके, टेक केयर।